हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी प्लासी युद्ध के बारे में। प्लासी युद्ध के कारण क्या बने और उसके बाद प्लासी युद्ध का परिणाम क्या रहा, जिसमें हमने पढ़ा कि सिराजुद्दौला की फाइनली हत्या होकर के मीर जाफर जो है नवाब बनता है। और प्लासी युद्ध का राजनीतिक महत्व क्या रहा, आर्थिक महत्व क्या रहा, नैतिक महत्व क्या रहा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद मीर जाफ़र नवाब बनता है और मीर जाफ़र और अंग्रेज जो है मीर जाफ़र अंग्रेजों का हाथ का कठपुतली मात्र रहता है और इसने जो है अपना सारा धन जो है अंग्रेजों को रिश्वत देने में, उनको खुश करने में बर्बाद कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब मीर जाफ़र के पास देने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसको भी हटाने का षड्यंत्र होता है। इस दौरान जो दिल्ली का मुगल राजकुमार है अली गौर, वो भी बंगाल बिहार वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है, जिसको रोकने का श्रेय अंग्रेज अपने ऊपर लेते हैं कि उनकी वजह से ये इन क्षेत्रों को नहीं जीत पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। डचों को भी अंग्रेज हरा करके उनका महत्व जो है बंगाल में ख़त्म कर देते हैं और व्यापारिक महत्व भी उनका रखते हैं। बेदरा का युद्ध हमने पढ़ा। तो हमने मीर जाफर के समय प्रशासनिक व्यवस्था की बात की कि जो है वो राजकोष खाली होने की वजह से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। और फाइनली जब वो एक अयोग्य मीर जाफर अयोग्य और आर्थिक रूप से जब कंगाल हो गया तो इसको हटा करके इसका बेटा मीरन भी मर चुका है, तो इसके दामाद मीर कासिम जो बहुत ही धनी व्यापारी था, तो इसको जो है नेक्स्ट नवाब अंग्रेजों ने बनाया। तो आज हम लेते हैं मीर कासिम को। तो मीर कासिम के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती कि कौन था, क्या था, कहाँ का था। तो जब मीर जाफर नवाब बना, यानी जब प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर नवाब बनाया, तो उसने अपने दामाद मीर कासिम को पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में और रंगपुर, यहाँ का फौजदार जो है इसने अपने दामाद को बनाया था। वहाँ मीर कासिम ने प्रशासनिक प्रतिभा का परिचय दिया, यानी पूर्णिया और जो है रंगपुर में जो फौजदार रहते हुए मीर कासिम ने इस वहाँ का प्रशासन बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया था। वे एक योग्य सेनापति भी था, सेनानायक भी था। और मीरन की मृत्यु के बाद, यानी जब उसका साला मर गया, उत्तराधिकारी मर गया, तो इसकी महत्वाकांक्षा मीर कासिम की जाग उठी और वो बंगाल का नवाब बनने के सपने देखने लगा। और अंत में जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल था कलकत्ता का वेंसी टाट, उसके साथ सांठ गांठ करके वो बंगाल का नवाब बनने में सफल रहा। यानी कि मीर जाफर को हटाकर जो सत्ता बदलाव हुई उसमें ये सफल रहा। उसने न केवल अंग्रेजों को बहुत सा धन दिया, अपितु प्रशासनिक व्यवस्था में भी अनेक सुधार किए। यानी अंग्रेजों को धन भी दिया और जो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें भी उसने काफ़ी सुधार किया। और जिस व्यक्ति के पास अधिक धन की जानकारी उसे मिलती बंगाल के अंदर, तो उसको मीर जाफर का समर्थक कहला करके उसका धन जब्त कर लेता था। ये राजस्व विभाग का इसने पुनर्गठन किया मीर कासिम ने, तथा विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया। जो विश्वास पात्र थे, उसके वफादार थे, उनको राजस्व विभाग में इसने नियुक्त किया। सरकारी सरकारी खर्च को कमी करने के लिए उसने बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा भी दिया। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है। वर्तमान कोरोना काल में हम देख ही रहे हैं कि जो है खर्चे में कमी लाने के लिए कर्मचारियों को हटाया जा रहा है सब जगह। तो इसने भी सरकारी खर्च में कमी लाने के लिए बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। जनता पर भी नए नए कर लगाए, इससे राज्य की आय में काफ़ी सुधार हुआ। इस प्रकार मीर कासिम एक योग्य शासक माना जाता है। बंगाल को अब भी अलीगौर यानी मुगल राजकुमार के आक्रमण, मराठों की लूटमार और अवध के नवाब की विस्तारवादी नीति का भय बना हुआ है। यानी इन तीनों से बंगाल वाले डरे हुए हैं, अलीगौर से, मराठों से और अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला उससे। तो उसने अपनी यानी कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो ये इसने भी राजधानी बदल दी है। मुर्शिदाबाद जो अंग्रेजों के कलकत्ता के पास में थी, उससे दूर मुंगेर ले गया ताकि अंग्रेज कम हस्तक्षेप करे और वह स्वतंत्र रूप से अपना प्रशासन चला सके, ताकि कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता के साथ वो काम कर सके। मुंगेर में उसने बारूद बनाने का और अच्छी तोपें बनाने का कारखाना बना लिया, ताकि जो है युद्ध में उसकी ये जो ताकत बढ़ा सके, अपने हथियार बढ़ा सके। तो मुंगेर के अंदर बारूद और तोपखाना इसने खोल लिया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने की दृष्टि से, अपने मतलब मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपियों की तरह मॉडर्न करने के लिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से करने के लिए, सेना को ट्रेंड करने के लिए उसने फ्रांसीसी और अमेरिकन अफसरों को अपनी सेना में नियुक्त किया।
इसके बाद उसने सभी विरोधी जमींदार और अधिकारियों का दमन किया। जो उसके विरोधी जमींदार थे, अधिकारी थे, उनका दमन किया। जो उसकी अवज्ञा करके कर नहीं चुकाते थे, ऐसे अधिकारियों और जमींदारों का उसने दमन किया। आगे बात करते हैं अंग्रेजों के साथ झगड़ा। 1761 ईस्वी में अली गौहर, जो आगे चल करके शाह आलम द्वितीय नाम से मुगल सम्राट बनता है, ने अंग्रेजों के साथ बातचीत शुरू की और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अली गौहर मदद मांग रहा है अंग्रेजों से कि वो दिल्ली का सिंहासन दिलाने में उसकी मदद करे। अंग्रेजों ने उसे पटना में आमंत्रित किया, तो अंग्रेज भी बातचीत कराने के लिए पटना बुलाया उसको और शाही सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। यानी एक राजकुमार की हैसियत से जो शाही सम्मान देकर उसका स्वागत किया। और मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब है, उसको शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया, मजबूर किया कि इसको मुगल सम्राट मान, और उसको 12 लाख रुपए नजराने के रूप में भी दिलवाए। मीर कासिम से दिलवाए, नजराना यानी भेंट, गिफ्ट के रूप में दिलवाए। मीर कासिम को अब डर हुआ कि कहीं उसकी स्वतंत्रता भी न छीन ले, यानी कि ये अंग्रेज जो है मुगल राजकुमार के साथ मिलकर के कहीं उसकी जो है उसको एक उसके बंगाल उसके हाथ से ना निकल जाए। इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संबंधों में तनाव आ गया। तो अली गौहर वाली घटना से अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव की शुरुआत हो गई है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की ओर अधिक स्वतंत्रता मिल गई। तो प्लासी के युद्ध के बाद में जो है बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने में और अधिक स्वतंत्रता मिल गई थी, क्योंकि प्लासी के बाद जो भी नवाब बने वो अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली थे। उन्होंने अपने सैकड़ों कारखाने स्थापित कर लिए अंग्रेजों ने। इन कारखानों में माल खरीदा और बेचा जाता था। इन कारखानों की देखभाल करने के लिए अंग्रेजों ने अपने गोमास्ता, यानी गोमास्ता प्रतिनिधि को बोलते थे, जो इन फैक्ट्रियों का, कारखानों का, व्यापारों का ध्यान रखते थे। तो गोमास्ता या प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे, जो प्राय भारतीय होते थे। तो ये जो गोमास्ता पद पे जो प्रतिनिधि होता था वो भारतीय ही थे ज़्यादातर। गोमास्ताओं ने भी बिना कर के चुकाए जो है बिना कर चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया। यानी ये गोमास्ता भी जो है अपना माल जो है बिना उस दस्तक प्रथा का दुरुपयोग करके अपना माल भी जो है बेचना खरीदना शुरू कर दिया बिना टैक्स दिए ना। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का व्यापार तो बढ़ता गया और भारतीय जो व्यापारी थे उनको नुकसान होता गया। तो भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा, अंग्रेजों को फायदा हो रहा। तो यही चीज़ आगे चल करके बक्सर के युद्ध का कारण बनती है। तो मीर कासिम ने इसको अंकुश लगाने के लिए फोर्ट विलियम के गवर्नर जो था कलकत्ता किले का, वेंसीटार्ट से शिकायत की और विचार विमर्श किया, यानी कुछ सॉल्यूशन पे इसका निकालने की चर्चा की। लेकिन जो समाधान का जो तरीका ढूंढा उसको कलकत्ता काउंसिल ने मना कर दिया वेंसीटार्ट को कि ये बदलाव नहीं होगा, उसको रद्द कर दिया। तो अब मीर कासिम निराश हो गया और उसने क्या कर दिया, उसने कहा अंग्रेजों को भी फ्री पास मिला तो मैं सभी भारतीयों को भी फ्री पास दे देता हूँ। तो निराश मीर कासिम ने भारतीयों व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दे दी। इससे अंग्रेज भड़क गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास विशेष पावर था वो ख़त्म हो गया, अब तो वो भारतीय व्यापारियों के इक्वली हो गए हैं। तो इससे अंग्रेज बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि अब उनको भारतीयों के समान स्तर पर आ गए हैं, यानी भारतीय व्यापारी और वो एक लेवल के हो गए हैं। उन्होंने नवाब को आदेश वापस लेने के लिए कहा, लेकिन मीर कासिम ने मना कर दिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि, यानी जब इसको नवाब बनाया था 1760 में, कि उस संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना, मतलब नवाब की हेल्प करने के लिए अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखी गई थी जो अंग्रेजों के पास थी, और उसका खर्चा मीर कासिम उठा रहा था, नवाब उठा रहा था। तो मीर कासिम कह रहा कि उस टुकड़ी का जो मतलब जो जिसका खर्चा मैं उठा रहा हूँ वो मेरे खिलाफ ही काम में ली जा रही है, यानी जो सेना मेरी हेल्प के लिए बनाई गई है वो मेरे खिलाफ काम कर रही है। इस प्रकार दोनों पक्ष यानी अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। अब फाइनली इनके बीच में बक्सर का युद्ध होता है। तो बंगाल की घटनाओं का समाधान केवल युद्ध ही था, यानी जो बंगाल में ये सब जो हो रहा था इसका हल निकालने का एकमात्र तरीका था कि युद्ध करके इसका समाधान किया जाए। तो कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का फैसला कर लिया। तो ये जो घटनाएं घटित हुई इसमें कलकत्ता काउंसिल ने फैसला लिया कि मीर कासिम को नवाब पद से हटाया जाएगा। जून 1763 में
मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सेना मुंगेर की तरफ बढ़ाई, यानी मीर कासिम की राजधानी की तरफ बढ़ाई। जुलाई 1763 को कटवा के निकट, कटवा जगह जहाँ पर नवाब मीर कासिम पराजित हुआ। इसके बाद 3 और युद्ध लड़े गए, उन सभी में मीर कासिम हार गया और वो पटना की तरफ भाग गया, वर्तमान बिहार की राजधानी पटना, उधर भाग गया। इसके बाद वो अवध भाग गया, अवध यानी लखनऊ, वर्तमान में जो यूपी की राजधानी, तो अवध भाग गया। और वहाँ पर अब वो नवाब की गद्दी, जो मतलब बंगाल में नवाब की जो पद है वो खाली हो गया, यानी नवाब भाग गया बंगाल क्षेत्र से, तो नवाब का पद खाली हो गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ वापस समझौता करके वो दोबारा नवाब बना दिया। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया है, यानी एक बार फिर जो है सत्ता परिवर्तन हो गया है। और परास्त मीर कासिम ने अवध के नवाब सुजौदौला और मुगल सम्राट शाह आलम, ये शाह आलम वही है जो अली गौर हम पढ़ रहे थे अभी तक, है ना, तो नवाब, अवध के नवाब के साथ सुजौदौला के साथ समझौता कर लिया और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ भी संधि कर ली, यानी त्रिगुट बन गया। त्रिगुट यानी एक तरफ मीर कासिम, एक तरफ अवध का नवाब सुजौदौला और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम, इसको तीनों का गुट को त्रिगुट बोलते हैं। तो इन संधि करके युद्ध के लिए गठबंधन बना लिया, त्रिगुट बना लिया। उधर अंग्रेज भी युद्ध की तैयारी कर रहे थे, अंग्रेजों को पता था कि वो भागा है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। और अंग्रेज सेनानायक मुंदरो लगभग 8,000 सैनिकों के साथ बनारस के पास बक्सर नामक स्थान पर पहुंचा। तो ये अंग्रेज सेनानायक है मुंदरो। अभी कई बार पूछते हैं बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मुंदरो लगभग 8,000 सैनिकों के साथ है बनारस के पास में बक्सर नामक जगह पहुंचा। दूसरी तरफ गठबंधन सेना भी वहां पहुंची, यानी त्रिगुट वाली सेना भी वहां पहुंची और युद्ध के पूर्व ही अंग्रेजों ने कूटनीति द्वारा, अभी युद्ध से पहले जैसे प्लासी युद्ध में होता वैसे ही ये बक्सर के युद्ध में हो रहा है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कूटनीति द्वारा, अब संख्या में कम है उन 3 त्रिगुट से, तो उसने क्या किया, अवध के नवाब सुजौदौला के कुछ अधिकारियों को लालच देकर के अपनी ओर मिला लिया। फाइनली 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में, तो ये तारीख याद रखना, बक्सर के युद्ध की तारीख है 23 अक्टूबर 1764। तो बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष हुआ। 3 घंटे के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और विरोधी सेना परास्त होकर के भाग खड़ी हुई, यानी त्रिगुट हार गया, अंग्रेज जीत गए। युद्ध में अंग्रेजी सेना के 826 सैनिक मारे गए थे, जबकि विरोधी गुट यानी त्रिगुट के लगभग 2,000 सैनिकों की इसमें मौत हुई थी। सुजौदौला भी भाग निकला, यानी अवध का नवाब था वो भाग गया और अंत में उसने अपने आपको अंग्रेजों के हवाले कर दिया, यानी अवध के नवाब ने बाद में, उस समय तो भाग गया लेकिन बाद में अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। मीर कासिम भाग करके दिल्ली पहुंच गया। तो मीर कासिम का इतिहास में यहाँ पर वजूद खत्म हो जाता है, इसके बाद मीर कासिम का कहीं उल्लेख नहीं आता। 1777 में, यानी इस घटना के 13 साल बाद में दिल्ली में ही उसकी मौत हो जाती है। यहाँ से दिल्ली भाग जाता है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई राजनीति में कहीं नाम नहीं आता और 1777 में इसकी मौत वहीं पर दिल्ली में हो जाती है। तो ये बक्सर का युद्ध हो गया। अब बात करते हैं कि इस बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था। तो ये प्लासी से भी ज़्यादा महत्व था इसका, तो क्योंकि इसने प्लासी युद्ध में तो सिर्फ एक शक्ति को हराया, तो 3 शक्तियों को हरा रहा है ना, तो और उसकी अंग्रेजों का वर्चस्व अब उत्तर भारत में हो गया। अभी तो बंगाल वाले क्षेत्र में था, अब उत्तर भारत में और अवध वाले क्षेत्र में भी हो गया। और मुगल जो भारत के केंद्रीय सत्ता थी उनको भी हरा दिया अंग्रेजों ने। तो बक्सर का युद्ध भी भारतीय इतिहास में एक मोड़ बिंदु था। इस युद्ध में अंग्रेज की निर्णायक विजय हुई, अतः इसका महत्व प्लासी से भी अधिक है। इसमें अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि इसमें मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब सुजौदौला दोनों परास्त होकर के अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए। अब जो है मुगल सम्राट और अवध का नवाब दोनों ही अंग्रेजों की दया पर हो गया, मतलब अंग्रेज जैसा कहते हैं वैसे कर रहे हैं। इस युद्ध से अंग्रेजों की सैनिक शक्ति प्रमाणित हो गई, यानी अंग्रेज पावरफुल है ये प्रमाणित हो गया। और भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया, यानी भारतीय सैनिक शक्ति जो है, भारतीय राजाओं की जो सैनिक शक्ति है वह इस समय तत्कालीन समय में अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है, बहुत कमज़ोर है, ये स्पष्ट हो गया। इस युद्ध से मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब सुजौदौला और मीर कासिम के भाग्य का फैसला हो गया, यानी मीर कासिम तो भाग गया और अब राजनीति से दूर हो गया, और मुगल सम्राट और ये अवध का नवाब जो है ये अंग्रेजों के अधीन जैसे हो गए। और विजय के फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबे जो है वो अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गया। अवध के नियंत्रण से अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत के में साम्राज्य स्थापित करना सरल हो गया, यानी जो अवध का राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, तो इस पर अंग्रेजों का अधिकार होने से वो उत्तर भारत में अपना जो है राज्य स्थापित करने में काम जो आसान हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय
शक्ति बन गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक बंगाल क्षेत्र तक सीमित थी, अब वो पूरे भारत में, दिल्ली उसके प्रभाव में आ गई तो वो अखिल भारतीय शक्ति बन गई। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से निकल करके दिल्ली तक फैल गया था, और इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध प्लासी के अधूरी कहानी को पूरा किया। यानी कि बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध में क्या था, प्लासी के युद्ध में सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था, लेकिन अब ये यहाँ यूपी और दिल्ली तक इसका प्रभाव आ गया। अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों का कठपुतली था, मतलब प्लासी युद्ध बाद तो बंगाल का नवाब था, अब अवध का नवाब भी उसकी दया पर निर्भर था और उसका एक समर्थक मित्र था, और मुगल सम्राट जो है वो भी अंग्रेजों का एक पेंसर टाइप था। यानी अवध भी बंगाल की तरह अधीन हो गया और मुगल भी उसके इशारों पर चलने वाला हो गया। तो बक्सर का युद्ध प्लासी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब देखो ये बड़ा युद्ध जीता अंग्रेजों ने, तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, अपने योग्य अनुभवी अधिकारी क्लाइव जो पहले बंगाल का गवर्नर था उसको वापस भेजा गवर्नर बना के, कि अनुभवी है, भारत में लंबे समय तक रहा है, काफ़ी काम किया है, तो वो इन हारे हुए राजाओं के साथ संध्या करेगा। तो दोबारा गवर्नर बन के आया जून 1765 से जनवरी 1767 तक। तो ये, तो बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट और अवध के नवाब के संबंध में नीति निर्धारण करने हेतु, यानी उनके साथ संध्या करने हेतु अंग्रेजों ने अपने योग्य और अनुभवी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा है। क्लाइव के कलकत्ता पहुंचने के पूर्व ही मीर जाफर की मौत हो चुकी थी, यानी जो बंगाल का नवाब सेकेंड बार बना था मीर जाफर, वो भी मर चुका था। और इस समय क्लाइव को संपूर्ण राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने और कंपनी के आर्थिक प्रशासन को सुधारने का कार्य करना पड़ा, तो क्लाइव को करना पड़ा। अब देखो आगे जो है फिर इलाहाबाद की संधि होती है मुगल सम्राट जो है अली शाह आलम सेकंड के साथ में, और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ बनारस की संधियाँ होती है। तो ये पहले हमारे सिलेबस में था कि इलाहाबाद और बनारस की संधियों को पढ़ना, लेकिन वर्तमान में जो इलाहाबाद और बनारस की संधियाँ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध वाला टॉपिक पूरा होता, और नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम आगे हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि, यानी अंग्रेजों और मराठों का ये पहला युद्ध, अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध होते हैं। तो इसमें पहले युद्ध को पढ़ेंगे, उसके बाद जो सालबाई की संधि होती है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।